हेलो एवरीवन, आज हम लोग फेज डायग्राम ऑफ वाटर पढ़ने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि फेज डायग्राम क्या होता है। आखिर फेज डायग्राम है क्या? तो फेज डायग्राम एक बार यहाँ पे वाटर का तीनों फेज के बारे में बताएगा। वाटर तीनों फेज में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में भी, आइस के फॉर्म में, लिक्विड वाटर के फॉर्म में जो हम लोग डेली यूज करते हैं ड्रिंकिंग बाथिंग वगैरह में, और गैस वगैरह वेपर में भी यूज करता है, वेपर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है वाटर। तो वाटर तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम लोग यहाँ पे फेज डायग्राम समझेंगे ग्राफ की मदद से। हम तीनों फेज का ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ की मदद से समझेंगे कि आखिर फेज डायग्राम है क्या। एक बार पढ़ लेते फिर हम इस पर बात करते हैं। तो हम लोग ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनेगा टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में। एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर रहेगा और वाई एक्सिस पे प्रेशर, बाकी इस पे प्रेशर रहेगा। समझते हैं? सबसे पहले हम लोग समझते हैं वाटर का गैसियस फेज। और तो हम लोग एक बार ग्राफ बनाते हैं। ये मानिए कुछ ग्राफ है, ग्राफ है, ये ग्राफ है। हम यहाँ इतना समझ गए। ग्राफ के इधर लिक्विड होता है, लिक्विड यानी वाटर, और इस साइड वेपर यानी गैस, इस साइड गैस फेज है। तो हम लोग इतना समझ रहे हैं इस ग्राफ, बस इतना समझ। ये ग्राफ हम बताएं, कोई कर्व है, कोई ग्राफ है, कर्व की इस साइड लिक्विड है, इस साइड गैस है। इतना समझ गया। इस साइड गैस या वेपर जो भी बोल लीजिए, वेपर या गैस। तो हम यहाँ पे इतना देख रहे हैं कि मान लीजिए टेम्परेचर कांस्टेंट कर लें। मान लीजिए हम टेम्परेचर कांस्टेंट, ये सबसे पहले क्या करते हैं, प्रेशर। इस पॉइंट पे कुछ प्रेशर होगा, कुछ प्रेशर P मान लीजिए, PATM। इतना पे हम कांस्टेंट कर ले। कांस्टेंट मतलब देखिए ऐसे से डॉट डॉट कर दिए, मतलब हम प्रेशर कांस्टेंट कर दिए। प्रेशर कांस्टेंट कर दिए। प्रेशर कितना कांस्टेंट है, PATM। यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना प्रेशर है, PATM। प्रेशर कांस्टेंट करके, ये प्रेशर कांस्टेंट है ना, ये जितना हम डॉटेड लाइन बनाए, जो भी लाइन खींचे हैं डॉटेड, इस पे प्रेशर हर जगह PATM है कि नहीं। यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, हर जगह P है। मतलब यानी कि प्रेशर कांस्टेंट हो गया है। जितना भी डॉटेड लाइन है सब पे प्रेशर P, यानी प्रेशर कांस्टेंट कर लिए। देखिए प्रेशर कांस्टेंट कर लिए और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर देखिए इस कर्व पे क्या है, प्रेशर, इस पे टेम्परेचर है। हम इस लाइन पे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे। देखिए तो टेम्परेचर बढ़ रहा है कि नहीं। यहाँ पे कुछ मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस है, ओरिजिन है। फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 100 केल्विन है, तो यहाँ पे 200 केल्विन होगा। क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है कि नहीं, एक्स एक्सिस पे बढ़ रहा है। ये समझाने के लिए बस बताए थे, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो हम इस लाइन पे आगे बढ़ेंगे तो क्या टेम्परेचर बढ़ेगा। तो देखिए जब हम प्रेशर कांस्टेंट कर लिए, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या वाटर किस में, लिक्विड से किस में जा रहा है, गैस फॉर्म में जा रहा है, लिक्विड से गैस में। यानी ये तो हम लोग पहले इस पे बात कर चुके, बस ग्राफ से देख रहे हैं कि ग्राफ हम सही बनाए कि नहीं। ग्राफ हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि जब हम प्रेशर कांस्टेंट कर लेंगे, कांस्टेंट प्रेशर मतलब हम लोग ये काम अर्थ के सरफेस पे भी कर सकते हैं। अर्थ के सरफेस पे पानी को गर्म करते हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो क्या लिक्विड गैस में, वेपर में चेंज होता है कि नहीं, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। यही बात ग्राफ से भी हम लोग सीख रहे हैं। देखिए प्रेशर कांस्टेंट कर लिए और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। देखिए लिक्विड फेज से इधर, इस साइड क्या है, इस साइड गैस, इस साइड क्या है, लिक्विड है। तो लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, गैस में। इतना समझिए। एक काम हम अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर ले, अभी तो हम प्रेशर कांस्टेंट किए, इतना समझिए ना कि प्रेशर कांस्टेंट करके टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड किस में चेंज होगा, गैस में। अब हम लोग बात क्या करते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट कर लेते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट कर लेते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, एक डॉटेड लाइन खींचना पड़ेगा एक्स एक्सिस से। देखिए खींच दिए, यहाँ पे कुछ T टेम्परेचर मान लीजिए। इस लाइन पे जितना भी एक्सिस, इस लाइन पे आप आगे पीछे जाइएगा तो हर जगह टेम्परेचर T रहेगा। इस लाइन पे ऊपर जाइएगा तो क्या प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं। इस लाइन पे ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है। यानी कि हम टेम्परेचर कांस्टेंट करके प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस किस में चेंज होगा, लिक्विड में। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट करके प्रेशर घटाएंगे, मान लीजिए प्रेशर घटा रहे हैं, प्रेशर ऊपर से नीचे आ रहा है, प्रेशर नीचे से ऊपर जाना मतलब प्रेशर बढ़ा रहे हैं,
ऊपर से नीचे आना मतलब प्रेशर घटा रहे हैं। अगर प्रेशर घटाएंगे तो लिक्विड किस में चेंज होगा, गैस में। इससे ये निष्कर्ष निकला कि अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर लेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस लिक्विड में चेंज होगा, अगर प्रेशर घटाएंगे तो लिक्विड गैस में चेंज होगा। ये तो बात हो गया लिक्विड और गैस के बीच में। अब हम लोग बात करते हैं सॉलिड। सॉलिड भी तो एक फेज है, तो सॉलिड ग्राफ क्या हो जाएगा, सॉलिड ग्राफ कुछ ऐसा होता है वाटर का, हाँ इस टाइप का कुछ होता है, ये कुछ ऐसा मान लीजिए, ये कुछ ऐसा हो जाता है इसका ग्राफ, समझिए। इस साइड इस फेज में सॉलिड एग्जिस्ट करता है, सॉलिड इस फेज में सॉलिड एग्जिस्ट करता है। इसको हम लोग क्लियर कर ले रहे हैं। तब ये काम आप लोग खुद से कीजिए, जो काम हम इस ग्राफ पे किए, यही काम आप इस ग्राफ पे कीजिए, सॉलिड वाले ग्राफ पे। सॉलिड, अच्छा इस साइड लिक्विड एग्जिस्ट करता है, इस साइड गैस एग्जिस्ट करता है। ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ है, इस पे लिक्विड और गैस दोनों एग्जिस्ट करता है। इसका इसलिए नाम भी है लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। लिक्विड गैस शायद फेज इक्विलिब्रियम नाम है, लिक्विड गैस, हाँ फेज इक्विलिब्रियम, लिक्विड गैस फेज। क्योंकि इस लाइन पे क्या लिक्विड भी एग्जिस्ट कर रहा है, इस लाइन के लेफ्ट में लिक्विड है, इस लाइन के राइट में गैस है, इस लाइन पे लिक्विड भी है गैस भी, इसलिए इसका नाम है लिक्विड गैस फेज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को लोग शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। अब इस लाइन पे देख लीजिए, ये अगला ग्राफ बना है। ये ग्राफ किसके बीच में, किस फेज, इस लाइन के इधर सॉलिड है, इस लाइन के इधर लिक्विड है। देखिए अब अगर हम सेम अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर लें, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है। यहाँ पे कुछ टी माने थे, यहाँ पे कुछ मान लेते हैं T1 टेम्परेचर पे हम क्या करें, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो किस में चेंज हो रहा है, सॉलिड चेंज हो जा रहा है लिक्विड में। ग्राफ सब लोग समझ रहे हैं ना, कि हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया, कांस्टेंट करना तो सीख गए ना कि कांस्टेंट हम ग्राफ कैसे करते हैं, कोई भी एक्सिस को हम कांस्टेंट कर सकते हैं उस एक्सिस से लाइन खींच के। तो इस लाइन पे क्या टेम्परेचर कितना है, T1 है हर जगह, इस लाइन पे टेम्परेचर हर जगह T1 है ना, T1 है। तो क्या करें, यहाँ पे हम क्या करें, प्रेशर देखिए ऊपर जाने पे प्रेशर बढ़ रहा है, तो हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं। तो इधर तो सॉलिड था, सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा, प्रेशर घटाएंगे तो लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में। समझ गए इतना, सॉलिड लिक्विड के बीच में भी, बस इतना ही था। बस इसको अगर हम एक्सप्लेन करके पढ़ने जाए तो 5-6 लेक्चर निकल जाएगा इसी में। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में 12 में थर्मोडायनेमिक्स एक चैप्टर है, उसमें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। बस एक रफ आइडिया के लिए हम लोग बता दी कि हम लोग ग्राफ से भी देख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ाने पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर प्रेशर का रिलेशन देख रहे हैं। इस ग्राफ को बस याद रखिएगा आप लोग, इस ग्राफ को याद रखिएगा कि ग्राफ कैसा है। अच्छा, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा, इस लाइन पे तो लिक्विड गैस दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, तो सेम है इस लाइन पे सॉलिड भी एग्जिस्ट करेगा और लिक्विड भी दोनों एग्जिस्ट करेगा। इस लाइन पे सॉलिड भी एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड भी एग्जिस्ट करेगा। इस लाइन पे सॉलिड भी एग्जिस्ट करेगा और गैस भी एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या हम बर्फ जो उसको हम डायरेक्ट गैस में चेंज कर सकते हैं, बिना वेपर में, बीच में एक फॉर्म है लिक्विड, सॉलिड को डायरेक्ट हम लोग गैस में चेंज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ कर सकते हैं। देखिए इस फेज पे, इस पॉइंट पे सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है। इस पॉइंट पे सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है। इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम लोग प्रेशर कम कर देते हैं। प्रेशर, चलिए इस पॉइंट पे सॉलिड भी है, लिक्विड भी, गैस भी है, हमको सॉलिड सीधे गैस में चेंज करना है, यानी कि हमको नीचे आना है। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मान लीजिए कुछ ऐसा, इस पॉइंट से हम या तो इधर आ जाएंगे या तो नीचे आएंगे। देखिए दोनों पॉइंट देख लीजिए, ऐसा हमको इधर आना है, इस साइड सॉलिड यहाँ पे, यहाँ से हमको सॉलिड लिक्विड गैस तीनों है, हमको नीचे आना है। तो क्या करेंगे, या तो प्रेशर कम कर देंगे, इस पॉइंट से प्रेशर कम करें तो क्या नीचे आ जाएंगे हम लोग, नीचे आ जाएंगे तो सॉलिड डायरेक्ट चेंज हो जाएगा गैस में, या टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सीधे गैस में चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये कोई फिक्स टेम्परेचर, ऐसा नहीं कि कोई भी टेम्परेचर पे ऐसा हम कर रहे हैं,
कि कोई भी टेम्परेचर पे डायरेक्ट हम प्रेशर क्या कर रहे हैं, कम कर दे रहे हैं तो सॉलिड सीधा गैस में चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं, सब फिक्स है। इसकी वाटर का क्रिटिकल पॉइंट फिक्स है, वाटर का क्रिटिकल पॉइंट फिक्स है। ये जो है सब उस पॉइंट पे कर सकते हैं कि जबकि टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स हो। टेम्परेचर कितना हो, टेम्परेचर शायद 0.01 डिग्री सेल्सियस, 0.01 डिग्री सेल्सियस हो, और प्रेशर 2.73 नहीं सर 4.56, प्रेशर कितना है 4.56 mm ऑफ Hg, एम ऑफ मरकरी, Hg मतलब Hg का मतलब होता है मरकरी, हम लोग यूनिट भी है प्रेशर का, ये यूनिट भी है। हम इस पर बात किए थे ना कि 760 mm ऑफ Hg बराबर 1 ATM होता है। तो इस अनुसार आप लोग निकाल लीजिए कितना ATM निकल रहा है, इसको डिवाइड करके देख लीजिए कितना जाएगा, 1/760 इंटू इतना, ये आप निकाल लीजिए कि आपको ATM में चेंज करना वहाँ से आ जाना चाहिए। तो 4.56 mm ऑफ Hg और 0.01 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग प्रेशर थोड़ा सा भी कम करेंगे, यानी 4.56 से 4 mm कर दिए तो सीधे सॉलिड चेंज हो जाएगा गैस में, या तो टेम्परेचर 0.01 से 0.02 कर दिए तो सीधे सॉलिड चेंज हो जाएगा गैस में बिना लिक्विड में चेंज किए हुए। इतना समझ गए आप लोग। अच्छा, इसमें एक और बात है कि ये अगर 4.56 mm Hg है तो हम लोग जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, डेली सुनते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट, तो आप क्या समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट मतलब 1 ATM प्रेशर हो और 100 डिग्री टेम्परेचर हो। 1 ATM कुछ क्या होगा, 1 ATM कुछ ही मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा हमारा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, इसको इस पॉइंट को बोल देंगे हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ये तो फेज डायग्राम ऑफ वाटर हो गया। अब हम लोग देखते हैं फेज डायग्राम ऑफ अदर सब। वाटर के अलावा वाटर का थोड़ा अजीब सा बिहेवियर था, इसको आप लोग लिख लीजिए, हम इसको साफ करने वाले, ठीक है लिख लिया, साफ कर रहे हैं। हम लोग तो बात किए वाटर का थोड़ा सा बिहेवियर अजीब सा था, हम इसमें बात किए थे ना कि जब कोई भी सब्सटेंस को हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। यानी कि क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम जाता है, उसका पार्टिकल दूर हो जाता है, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब भी कोई भी सब्सटेंस को हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। लेकिन वाटर केस में उल्टा हो रहा था कि जब भी हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज करें तो वॉल्यूम कम जा रहा था। तो वाटर का अलग केस है। हम लोग और अदर सब्सटेंस का फेज डायग्राम देख लेते हैं। तो वाटर का हो गया स्पेशल, देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा। ग्राफ में थोड़ा इधर हो सकता है, आप लोग अच्छे से ड्राइंग बना लीजिएगा। ये तो सेम हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा। वाटर में क्या था, वाटर में कुछ ऐसा था, लेकिन और अदर सब्सटेंस का इधर हो जा रहा है। कैसा क्या, ये प्रॉब्लम कहाँ आ रहा था, सॉलिड और लिक्विड के बीच में दिक्कत आ रहा था। गैस में तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। गैस में तो जैसा सारा सब्सटेंस बिहेव करेगा वैसा ही वाटर बिहेव करेगा, लेकिन सॉलिड और लिक्विड के बीच में प्रॉब्लम चल रहा था कि जब हम सारे सब्सटेंस को, सारे मैटर को सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन वाटर में वॉल्यूम कम जाता है। इसका एग्जांपल भी दिए थे हम लोग। रेफ्रिजरेटर में पानी रखते हैं, तो पानी रखते हैं ना, तो लिक्विड हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड रेफ्रिजरेटर में क्या कर रहे हैं, लिक्विड से हम चेंज कर रहे हैं सॉलिड में, मतलब वाटर साइज में चेंज कर रहे हैं। तो सारे सब्सटेंस का तो मतलब लिक्विड से सॉलिड में आएंगे तो वॉल्यूम कम जाएगा, लेकिन वाटर में वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसलिए बोतल कभी कभी पीछे से फेंक देते हैं। ऐसा बोतल होता है ना नीचे तो कर्व, तो उसका बोतल कुछ ऐसा हो जाता है, बोतल ख़राब हो जाता है। मतलब इस पर हम लोग बात कर चुके थे। तो ये है फेज डायग्राम, वाटर का नहीं किसी और का फेज डायग्राम, बस इसका नाम है फेज डायग्राम। यहाँ इसको भी बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल पॉइंट, इसका नाम है क्रिटिकल पॉइंट। और सारा सब कुछ सेम है। ऐसा क्यों हो रहा है इस पर हम लोग बात कर चुके हैं कि बिहेवियर उसका थोड़ा सा अलग है। ये प्रेशर हो गया, ये टेम्परेचर हो गया। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा इस ग्राफ को। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर देते हैं। मान लीजिए टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, कुछ टी टेम्परेचर हो गया ना, टी टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी चलिए हरा यूज करते हैं, लेकिन अभी कर दिए तो टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिए, प्रेशर बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड से चेंज हो जा रहा है सॉलिड में। हम प्रेशर बढ़ाते हैं, कोई चीज़ को दबाते हैं, जैसे एलपीजी वगैरह यूज करते हैं, तो क्या प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस से लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो एलपीजी क्या, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस,
वो गैस है लेकिन उसको लिक्विफाइड किए हैं थी प्रेशर लगा के। सेम काम लिक्विड में अगर प्रेशर लगाएंगे तो सॉलिड में चेंज हो जाएगा, लेकिन वाटर में नहीं हो रहा था। ये बात को आप पिछले ग्राफ में देखिएगा कि हम वहाँ पे क्या कर रहे थे, प्रेशर बढ़ा रहे थे तो यहाँ पे लिक्विड सॉलिड चेंज हो रहा है, वहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, प्रेशर बढ़ाते गए यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड बढ़ाते गए यहाँ पे क्या है, सॉलिड है। इस पॉइंट पे क्या है, सॉलिड लिक्विड है ना, क्योंकि ग्राफ किस एरिया में आ रहा है। अब प्रेशर बढ़ाते गए यहाँ पहुँच गए तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है सॉलिड, यहाँ पे आ जा रहा है सॉलिड। तो वाटर में तो हो रहा था कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है, यही अंतर था इसमें। और बाकी तो हम लोग बात कर ही चुके थे। अच्छा, इस सॉलिड लिक्विड इधर तो गैस एग्जिस्ट करता है, गैस। और तो बाकी बात ही कर चुके थे कि हम लोग फेज चेंज करते, उसका नाम वगैरह तो हम लोग बात कर चुके थे, मेल्टिंग क्या आता है, बॉइलिंग क्या आता है, इस पर हम लोग बात कर चुके थे। बस इतना अंतर है दोनों बीच में कि यहाँ पे स्लोप, यहाँ पे ऐसा लाइन है और वहाँ पे वाटर में ऐसा लाइन था। इसका स्लोप पॉजिटिव है। अच्छा, स्लोप पॉजिटिव निगेटिव समझते हैं, इसके बारे हम लोग मैथमेटिक्स से पढ़ेंगे ना, वहाँ पे स्ट्रेट लाइन एक चैप्टर है, स्ट्रेट लाइन, तो वहाँ पे लोग स्लोप के बारे में बात करेंगे। बस इतना समझ लीजिए ना, ये अगर इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें लाइन है कहीं भी बाई एक्सिस को छोड़ के, तो एक्सिस को छोड़ के, उसको बोलते हैं स्लोप पॉजिटिव। अगर लाइन कुछ इधर है इसके बीच में, तो उसको सॉरी लाइन तो ऐसा रहेगा, इसका स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, इसका स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। इस बार उस पर हम वहीं पे बात करेंगे, एक्सप्लेन क्यों हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव। इतना रखिए, देखिए यहाँ पे क्या है, इस लाइन ऐसा है, इसका स्लोप पॉजिटिव है। आप लोग नीचे में पॉइंट बना के लिख लीजिए, इन केस ऑफ वाटर द स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, आप लोग लिख लीजिए इज, हम लोग फिर से बोल देते क्या लिखना, लिख लीजिए इन वाटर the graph of solid and the graph between solid and liquid, the slope of graph, अरे लिख ही देते हैं, in water phase diagram, in phase diagram of water the slope of the graph in phase diagram of water, लिख ही देते हैं, in phase diagram of water the slope of the graph between the slope of the graph between solid and liquid is negative। वाटर केस में क्या था, नेगेटिव था। and in other substance the स्लोप ऑफ द ग्राफ बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड इज पॉजिटिव। इतना पॉइंट लिख लीजिए, बस इतना ही। हम लोग यहाँ पे अब इवेपोरेशन पढ़ने वाले हैं। इवेपोरेशन क्या होता है। अच्छा, हम लोग और बात बता रहे हैं कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा स्लो रहेगा, जितना कि आपको हर किसी को समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम फास्ट बढ़ जाए, स्लो पढ़ाएंगे। आपसे नहीं पॉसिबल हो रहा है, मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है हम स्लो पढ़ा रहे हैं, तो आप थोड़ा वीडियो को क्या कहते हैं फास्टर कर लीजिए, 1.25 1.5 जैसे भी करना है कर लीजिए, कि मेरा तरीका थोड़ा स्लो रहेगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। हाँ, तो हम लोग मतलब इस लेक्चर के बाद ऐसा करने वाले हैं कि कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन क्लास में करेंगे, कुछ क्वेश्चन तो होमवर्क देंगे, कुछ क्वेश्चन क्लास में करेंगे। और जो भी इसके पहले मतलब 5-6 लेक्चर तो हो गया, 6 लेक्चर है, 6ठा लेक्चर है। तो जितना भी 1 से 5 लेक्चर में या 1 से 6 लेक्चर के बीच में पढ़े हैं, कुछ अच्छा खासा हार्ड चीज़ भी बीच में आया है, तो उसको हम लोग वापिस से डिस्कस कर लेंगे और उसमें क्वेश्चन कर लेंगे। ये काम हम अगले लेक्चर में करेंगे। हम लोग देख रहे हैं क्या इवेपोरेशन क्या आता है। द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, हम लोग जब लिक्विड से गैस में करते हैं उसको क्या बोलते हैं। लिक्विड से जब हम गैस में चेंज करते हैं लिक्विड से, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बॉइलिंग। इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन है ये तो जब लिक्विड से गैस में चेंज करते हैं इस प्रोसेस को हम बॉइलिंग बोलते हैं। ऐसा कब बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, हम लोग बॉइलिंग पॉइंट पे बोलते हैं उसको बॉइलिंग। उसे अगर पहले हो जाए बॉइलिंग पॉइंट का जो एक टेम्परेचर फिक्स है ना, कि ये
इस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट है। इस टेम्परेचर, कोई भी एक टेम्परेचर है, टी टेम्परेचर, कोई एक सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट है। इस टेम्परेचर से पहले अगर इवेपोरेशन हम इस प्रोसेस से पहले है, चलिए हम फिर समझते हैं। कोई एक सब्सटेंस है, सॉलिड है, लिक्विड, इसको चेंज करें हम गैस में, तो हम इसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे, कितना पे बॉइल कर रहा है लिक्विड, गैस में चेंज हो जाएगा, तो उसका कुछ टी टेम्परेचर पे बॉइल कर जा रहा है, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट। अगर किसी तरह से टी टेम्परेचर से पहले अगर लिक्विड गैस में चेंज हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बिलो एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। अच्छा, इसका अपोजिट होगा कंडेंसेशन, जानते हैं आप लोग, तो उसमें क्या आता है, इवेपोरेशन का अपोजिट है कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर टर्निंग इनटू लिक्विड। यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड चेंज हो रहा है वाटर वेपर में, लिक्विड क्या हो रहा है वाटर वेपर में, लिक्विड चेंज हो रहा है वाटर वेपर में, शॉर्ट फॉर्म लिख दिए। अगर वाटर वेपर, इस प्रोसेस क्या बोल रहे हैं, इवेपोरेशन बोल रहे हैं। अगर वाटर वेपर लिक्विड में चेंज हो जाता है, उल्टा, इसका उल्टा हो गया, क्या इसको उल्टा कर दिया, इसको बोलते, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। इस पर भी अगर जरूरत रहेगा तो हम इस पर बात करेंगे कंडेंसेशन पे। बस इतना ही, इतना ही हम लोग अभी इतना ही जान रहे हैं हम लोग। अभी इवेपोरेशन पे हम लोग बात करने वाले हैं, तो हम लोग इस पर बात करें। अच्छा, इसका यूज कहाँ पे है, इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका ज़्यादातर नाम सुनेगा वाटर साइकिल में। वाटर साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है। इंपॉर्टेंट रोल अपने आप को इंपॉर्टेंट समझाता है कि हम बहुत इंपॉर्टेंट, इवेपोरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाटर साइकिल के लिए। वाटर साइकिल में क्या होता है, बारिश होता है, पानी वगैरह नदी वगैरह में आता है, नदी वगैरह में आ जाता है, फिर नदी का पानी हम लोग बोलते हैं ना पानी सूख गया, पानी सूखता है तो कहाँ जाता है, कुछ ग्राउंड के अंदर चला जाता है, कुछ आकाश में चला जाता है इवापोरेट होके। इसमें हम लोग बात करेंगे। अच्छा, हम लोग अब बात करने वाले कि हाउ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस, इवेपोरेशन होता कैसे, ऐसा कैसे हो जा रहा है कि हम लोग तो जहाँ तक जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस को हम कोई भी लिक्विड को हम गैस में चेंज कब कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पे। अच्छा, ऐसा पहले कैसे हो जा रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट के पहले ही इवापोरेट हो जा रहा है। हम लोग जब भी बॉइलिंग पॉइंट के पहले बात करें तो अभी इवापोरेशन टर्म लाएंगे, ना कि बॉइलिंग। तो हम लोग ऐसा हर चीज़ को कहाँ कर लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट से पहले क्यों नहीं कर लेते हैं, गैस में चेंज कर लेते हैं। हम लोग इस पर बात करने वाले। इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर थोड़ा सा हम लोग वहाँ पे 4-5 पॉइंट लिखेंगे, उसको फिर समझाएंगे। इसको लिख लीजिए आप लोग। हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हाउ डज इवेपोरेशन टेक्स प्लेस, इवेपोरेशन कैसे होता है। तो इंग्लिश को तो हम लोग बाद में समझ लेंगे, जो लिखे हुए हैं पहले आप लोग समझ लीजिए हम क्या समझने वाले हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग लिक्विड से किस में चेंज कर रहे हैं, गैस में। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं लिक्विड का ले। यहाँ पे लिक्विड है, कुछ लिक्विड है, इतना लिक्विड है, नदी मान लीजिए, कुछ नदी है, इसमें लिक्विड है। सबसे ऊपर वाले परत में कुछ लिक्विड है। इवेपोरेशन क्राइटेरिया है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर मोलिकुल्स ऑफ ए लिक्विड टू इवेपोरेट दे मस्ट बी लोकेटेड नियर सरफेस। जो सरफेस पर लोकेट कर रहा है वही इवेपोरेट करेगा, ये इसका क्राइटेरिया कि जो सबसे ऊपरी सरफेस पे है, ये वाला पोर्सन वही इवेपोरेट करेगा। ये इसका क्राइटेरिया है कि जो सरफेस के ऊपर है वही इवेपोरेट करेगा। तो इतना समझ गए। तो जो ऐसा कैसे हो रहा है, हम तो जानते हैं कि लिक्विड से गैस में कब चेंज हो, बॉइलिंग पॉइंट पे होगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से पहले चेंज हो जा रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए इसे समझिए, सब ई मान लीजिए ऊपर वाला फेज, ऊपर सरफेस पे है, ये है ना, इसके पास कुछ टेम्परेचर है, कुछ टेम्परेचर मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी है, कुछ एनर्जी इसके पास है ना। हर लिक्विड के पास कुछ एनर्जी है, सबके पास एनर्जी है, कुछ टेम्परेचर है। जब टेम्परेचर रहेगा तो तब काइनेटिक एनर्जी रहेगा ही। हम लोग इस पर बात किए थे ना कि टेम्परेचर इंक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज है। टेम्परेचर है तो काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो ऊपर वाला सरफेस क्या कर रहा है, अपने जस्ट नीचे वाला सरफेस, इससे मान लीजिए इस वाले, ये जो ऊपर वाला सरफेस है, ये ऊपर वाला सरफेस मान लीजिए, तो दूसरा खर्च कर लेते हैं, और ये है नीचे वाला सरफेस। तो अपने नीचे वाला सरफेस से आपको दिख रहा है दो लेयर पे बारे में बात कर रहे हैं। क्या कर रहा है, इसके पास कुछ मान लीजिए हम बॉयल कितना पे करते हैं, नॉर्मल वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन इसका कुछ टेम्परेचर मान लीजिए है
50 डिग्री सेल्सियस, जस्ट 50 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए। तो क्या कर रहा है, इसको तो इवेपोरेट, इसको तो गैस में चेंज होना है, इसका टेम्परेचर 100 होना चाहिए। तो क्या करेगा, अपने नीचे वाले लेयर से कुछ उधार मांग लेगा कि भाई तुम थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी हमको दे दो, यानी कुछ काइनेटिक एनर्जी दे दो, मतलब कुछ टेम्परेचर हम मेरा बढ़ा दो। हम आपसे काइनेटिक एनर्जी मांग लेंगे, मेरे पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, आपसे हम कुछ काइनेटिक एनर्जी मांग लेंगे, मेरा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। तो ई कुछ दे देगा, ई नीचे वाला से ई तीसरा लेयर से मांग लेगा कुछ, ऐसे ही करते करते ई मांग लेगा, ऐसे ही मांग लेगा नीचे, ऐसे ऐसे करते करते हम अपने नीचे वाला से मांग रहे हैं, हमारे नीचे वाला से मांग रहा है, हर लेयर अपने नीचे वाले लेयर से काइनेटिक एनर्जी मांग रहा है, बोल रहा है भाई कुछ काइनेटिक एनर्जी दो, ताकि मेरे पास इतना सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी हो जाए कि जो हम देखिए लिक्विड की वजह से हम लोग इस पर बात किए थे ना, लिक्विड देखिए यहाँ पे पढ़िए, दे हैव टू मूविंग इन प्रॉपर डायरेक्शन हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम लिक्विड फेज इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। तो हम बात किए थे कि मैटर के 3 फेज होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो लिक्विड का जो सबसे ऊपर वाला लेयर है, और ये मानिए 2 लेयर है, ये सबसे ऊपर वाला लेयर है, ये नीचे वाला लेयर है, तो ये दोनों बीच में कुछ अट्रैक्शन है ना, एक लेयर हो गया, एक लेयर ही हो गया। तो भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब तक खत्म नहीं करेगा तब तक ऊपर कैसे इसको जाने कैसे देगा, गैस में चेंज कैसे देगा, तो इसको कम करता है, इसको ख़त्म करता है। तो ख़त्म क्या करेगा, उसी से मांग लेता है, अपने नीचे वाला से एनर्जी मांग के अपना रिश्ता तोड़ देता है, ऊपर चला जाता है पानी। मतलब धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी मांगते मांगते पानी सबसे ऊपर वाला लेयर के पास इतना सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी हो जाता है कि वो अपने जो लिक्विड फेज इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसको ओवरकम कर लेता है, उसको ख़त्म कर लेता है, और पानी इवापोरेट हो जाता है। अच्छा, इसमें हम लोग बात कर रहे थे कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो हम लोग वाटर पे एग्जाम्पल लिए कि वाटर जो है ऊपर दे रहा है, वाटर ऊपर काइनेटिक एनर्जी दे रहा है, धीरे धीरे जितना जिसके पास पॉसिबल हो रहा है अपने आप से ऊपर लेयर को दे रहा है। अच्छा, कोई ऐसा भी तो सब्सटेंस है जो काइनेटिक एनर्जी बोलेगा हम नहीं देंगे, वाटर मना कर दे कि भाई हम तो काइनेटिक एनर्जी नहीं दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, तब तो नहीं इवेपोरेट कर पाएगा। हाँ, ऐसा है, कितना सब्सटेंस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करता है। जैसे कि हम लोग जो घर में यूज करते हैं कुकिंग ऑयल यूज करते हैं ना, वो तो घर में रख दिया तो इवेपोरेट हो जाता है, वो तो घर में जैसे रख के जाए उसे पड़ा रहेगा, वो 10 साल भी रख दीजिएगा कुछ उसका होने वाला नहीं है, बहुत पता ही लगेगा कि उसमें कुछ इवेपोरेट हुआ है। तो जो हम लोग कुकिंग ऑयल यूज करते हैं घर में, वो इवेपोरेट नहीं होता है उसका, वो हम जब उससे अपने नीचे वाले लेयर से काइनेटिक एनर्जी मांगता है तो बोलता है हम नहीं देंगे। हम आपसे मांगे कि चलो भाई तुम काइनेटिक एनर्जी दो, तो तुम दे दिए, और कोई लड़का और है वो बोला हम नहीं देंगे। जब तुम काइनेटिक एनर्जी दोगे ही नहीं तो इवेपोरेट कैसे करेगा। तो कितना सब्सटेंस ऐसा है जो काइनेटिक एनर्जी नहीं देता है, तो इवेपोरेट नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है कुकिंग ऑयल, कुछ बहुत आसानी से दे देता है कि तुम ले जाओ यार, बस बहुत आसानी से दे देता है, मतलब ये बोलता है कि नहीं हम नहीं लेंगे, फिर भी बोलता है तुम ले लो, तुम ले ही लो काइनेटिक एनर्जी। ऐसा एग्जाम्पल भी, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, आप इस देखिएगा कि हम लोग बाइक वगैरह का टंकी खोलते हैं तो दमक आने लगता है, ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे ही बाइक का टंकी खोलते हैं पेट्रोल लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है। कैसे वहाँ तो हमेशा नहीं कि लिक्विड से गैस में चेंज करने के लिए, मतलब पानी बाइक का टंकी में हम लोग आग लगा के रखते हैं, मतलब टेम्परेचर हाई करके रखते हैं, ऐसा तो नहीं है। घर में भी बाइक रखा हुआ है, ठंडा के मौसम में दमकेगा वो, ऐसा क्यों हो रहा है, लिक्विड चेंज हो जा रहा है गैस में, वो बहुत जल्दी काइनेटिक एनर्जी दे रहा है, बहुत जल्दी, और वो लिक्विड से चेंज हो जा रहा है गैस में। जिसका कुकिंग ऑयल क्या हो रहा है, कुकिंग ऑयल इवेपोरेट नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, वाटर कर रहा है, वाटर का हम लोग देखें। और पेट्रोल डीजल बहुत आसानी से कट जा रहा है, मतलब ई काइनेटिक एनर्जी अपने ऊपर, सॉरी डीजल ऐसे नहीं था, डीजल पेट्रोल डीजल क्या कर रहा है, बहुत आसानी से हो रहा है, क्यों, क्योंकि अपने नीचे वाला लेयर है काइनेटिक एनर्जी बहुत जल्दी दे रहा है, तुम लो और यहाँ से निकलो, तुम तो जल्दी निकलो ही भाई, तो ये बहुत आसानी से हो रहा है, ये कुकिंग वाले नहीं हो रहा है हम लोग। अच्छा, ऐसा समझ सकते हैं, इसको आगे आगे हम लोग समझ रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी तो टेम्परेचर, इस पर हम बात कर चुके हैं। अच्छा, अगर ये लेयर काइनेटिक एनर्जी ऊपर दे रहा है, नीचे वाला लेयर, ये नीचे वाला लेयर है, ऊपर वाला लेयर है, ये काइनेटिक एनर्जी उसको दे रहा है, कुछ दिया, पूरा तो नहीं दे दिया, कुछ दिया, तो इसके पास तो काइनेटिक एनर्जी कम जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कम ना मतलब टेम्परेचर कम जाना, तो ये तो ठंडा हो जाना चाहिए,
हाँ, यही यही है। जब आप लोग तालाब में गर्मी के मौसम में तालाब में घुसेगा ना, तो देखिएगा नीचे पूरा ठंडा लगेगा आपको। ई लेयर पे देखिएगा गर्म लगेगा, पानी छुएगा ऊपर से तो गर्म लगेगा, लेकिन नीचे घुसिएगा पानी में पूरा अंदर जाइएगा तो इतना इतना जाइएगा ना अंदर, तो पैर वगैरह ठंडा लगेगा, और जाएगा तो और पानी ठंडा हो जाएगा। तो नीचे नीचे पानी ठंडा रहता है। यही कारण क्यों ठंडा रहता है, क्योंकि अपना एनर्जी ऊपर वाले को देते रहता है, ऊपर वाला इवापोरेट होते रहता है और नीचे ठंडा हो जाता है। इसका और एग्जाम्पल समझ सकते हैं हम लोग ठंडा वाला। ठंडा क्यों हो रहा है समझिए ना, क्योंकि जब टेम्परेचर है तो काइनेटिक एनर्जी है। अगर काइनेटिक एनर्जी हम दे दें, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी यानी टेम्परेचर है, आपको अगर काइनेटिक एनर्जी हम दे देंगे तो टेम्परेचर भी कम जाएगा, तो क्या ठंडा होगा। इसका एग्जांपल भी हम लोग डेली यूज करते हैं। नेल पॉलिश नाम सुने, नेल पॉलिश। आप नेल पॉलिश लगाइएगा ना, उसमें एसीटोन होता है। एसीटोन क्या करता है ना, बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाता है, बहुत जल्दी इवापोरेट होगा। यहाँ पे नेल पॉलिश लगा देते हैं, मानिए ये नेल पॉलिश हो गया, तो यहाँ पर इवापोरेट होगा। तो इवापोरेट होने लगे, ये तो एक ही लेयर लगाए ना, हम उंगली पे लगाए नेल पॉलिश, तो यह एसीटोन लगाए, नेल पॉलिश में एसीटोन होता है, तो एसीटोन इवेपोरेट होता है। तो एसीटोन एनर्जी लाए कहाँ से, एसीटोन एनर्जी हमारे उंगली से ले रहा है, उंगली से एनर्जी टान ले रहा है, उंगली से काइनेटिक एनर्जी ले रहा है। तो उंगली का काइनेटिक एनर्जी कम गया, तो इसलिए उंगली ठंडा लगने लगा। हर जगह यही है। और एग्जाम्पल इसका है, जैसे हम लोग यूज करते हैं घर में, गर्मी के मौसम में यूज करते हैं क्या, घड़ा, पानी का घड़ा यूज नहीं करते हैं, ऐसा होता है उसे पानी ठंडा क्यों रहता है, इस पर हम लोग बात करते हैं। ये भी इवापोरेशन कारण ही है कि पानी ठंडा क्यों रहता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें हल्का हल्का पोर रहता है, यानी छिद्र रहता है, हल्का बहुत महीन महीन, बहुत महीन महीन छिद्र रहता है। पानी ठंडा रखता है नहीं, तो हम लोग जानते हैं ठंडा क्यों रहता है, ये देख लेता है। इसमें तो कुछ पानी है, पानी अंदर है, तो ये जो छिद्र है, पोर्स है, इसको पोर्स बोलते हैं। इससे कुछ पानी, कुछ ड्रॉप से भी छोटा पानी बाहर आ जा रहा है। कुछ मान लीजिए यहाँ पे आ जा रहा है, इस पॉइंट पे एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड आ गया, इसको हम बड़ा करके बड़ा बना रहे हैं। इतना बड़ा तो होता नहीं, इसको हम बड़ा बना रहे हैं। छोटा छोटा बहुत छोटा था, कुछ ड्रॉप ऑफ लिक्विड बाहर आ गया, हर जगह आ गया है। तो क्या हो रहा है, ई बाहर आया और ई इवापोरेट हो गया। इवापोरेट होने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। इसके पास इतना एनर्जी था नहीं, तो क्या किया, अंदर वाले लिक्विड से मांगे, भाई तुम थोड़ा काइनेटिक एनर्जी हमको दे दो, हम इवापोरेट हो जाएंगे। तो अंदर वाले वाटर से, अंदर वाली जो यहाँ पे मॉलिक्यूल था, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल होगा, तो इससे क्या किया, काइनेटिक एनर्जी मांग लिया और इवापोरेट हो गया। तो अंदर का तो काइनेटिक एनर्जी कम जाएगा, तो ये क्या करेगा, इससे मांग लेगा। ऐसे मतलब यूनिफॉर्म हो जाएगा हर जगह, इससे मांग लेगा। ऐसे करते करते अंदर का काइनेटिक एनर्जी कम जाएगा। यही कारण है ना कि जो हम लोग घड़ा में पानी रखते हैं कि घड़ा का पानी ठंडा हो जाता है। जितना ज़्यादा गर्मी पड़ेगा उतना ज़्यादा पानी ठंडा रहेगा, जितना ज़्यादा गर्मी रहेगा उतना जल्दी इवेपोरेट होगा ही। ऐसे इस पर हम लोग बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो घड़ा का पानी इसलिए ठंडा होता है क्योंकि ऊपर का जो लेयर पानी है इवेपोरेट होकर उड़ जा रहा है, नीचे मतलब नीचे वाले से काइनेटिक एनर्जी ले रहा है। इस पर बात कर ली। और एक एग्जाम्पल है, हम लोग देखते हैं ना कि जब वाटर बोतल निकालते हैं ना रेफ्रिजरेटर से, फ्रीजर वाला पानी, तो आप फ्रीजर वाला पानी को बैग में रख के ले जाते होंगे ना, तो आप लोग क्या करते हो, रुमाल बांध लेते होंगे, तो आपका बैग भीग जाएगा। आइस वाला पानी, पूरा आइस है उसमें, आइस है पूरा, पता नहीं ऐसा बोतल मान लेते हैं, इसमें पूरा आइस है। देखिएगा वहाँ पे रख दिएगा तो पानी ऊपर से पानी चूने लगता है। पानी क्यों चूता है, क्या ये अंदर वाला पानी बाहर आ जा रहा है, तो पानी आएगा। अगर अंदर वाला नहीं आ रहा है, अगर अंदर वाला आ रहा है तो पानी ही रख दें, तब क्यों नहीं चूता है पानी। ऐसा क्यों हो रहा है, बर्फ़ रहता है तो पानी बाहर निकल जाता है, पानी में तो नहीं होता है। तो ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे पोर्स रहता है, यहाँ पे पोर्स रहता है। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ठंडा रहता है, बाहर से जो हवा टकराता है ना, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है। बाहर से जो हवा टकरा है, क्या इस हवा में मॉइस्चर नहीं, इस हवा में पानी नहीं, इस हवा में पानी भी है, वेपर के फॉर्म में इस हवा में पानी भी है। तो ये एयर जो आ रहा है, इसके पास वेपर के फॉर्म में पानी है, इसे टकरा रहा है। ये टकराने, बोतल से टकराने के बाद अपना एनर्जी लॉस्ट कर दे रहा है, अपना एनर्जी खो दे रहा है, और उसकी इसमें चेंज हो जा रहा है वाटर में। ये बाहर का पानी ही बाहर बूंद बूंद जमा रहता है और पिघलता है। बाहर का पानी उससे लेयर टकराता है, वाटर लेयर, एयर टकराता है, गैस पार्ट हमारा जो एयर है उसमें क्या है, वाटर वेपर है, वाटर वेपर टकरा रहा है, एनर्जी लॉस्ट कर दे रहा है और
पानी में चेंज हो जा रहा है। इसीलिए अब जो फ्रीजर से पानी निकालिएगा तो पानी रखिएगा तो नीचे का पोर्शन भीग जाता है, पानी उसे चूने लगता है। इतना एग्जाम्पल समझ लिया हम लोग। अब हम लोग देखने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इस इंग्लिश को लिख लीजिएगा, हम इस पर बात कर चुके हैं, इस इंग्लिश को लिख लीजिए आप लोग। हम लोग इवेपोरेशन का इफेक्ट देख रहे हैं, कौन कौन फैक्टर पे डिपेंड करता है। अच्छा, आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके हम बता रहे हैं क्या करिए। इस पे देखिए कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा कि नहीं, प्रेशर पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, इंक्रीज करने पे इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करने पे डिक्रीज करेगा। आप लोग यहाँ पे एक बार पॉज करके सोचिए कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। एक बार वीडियो पॉज करके उसको बनाइए आप लोग, फिर हम लोग उसको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इस पर हम लोग बात करते हैं। जैसे कि इतना समझिए कि सबसे ऊपर वाले लेयर के पास कितना टेम्परेचर था, सूरत में मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस था। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हो इसके पास टेम्परेचर होगा। हमारे हवा में जो हमारे जो आसपास का टेम्परेचर है, ऊपर का लेयर का ही टेम्परेचर होगा, नीचे वाले के पास कुछ 39 डिग्री सेल्सियस होगा। तो अगर बाहर का ही बढ़ जाए तो इसको 100 पुरना है तो 40 से कितना पहुंचेगा, 40 से 60, 40 से 100 पहुंचना है। 40 से 100 पहुंचेगा तब नहीं इवेपोरेट करेगा ये। मान लीजिए इसको 100 पहुंचना है, अगर बाहर का ही हम 50 कर दें, तो कहाँ 50 से 100 पहुंचना है, तो यहाँ कितना का डिफरेंस है, यहाँ 50 का डिफरेंस है, यहाँ कितना 60 का डिफरेंस है। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो इवेपोरेशन इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इसको कम काइनेटिक एनर्जी चाहिए। पहले 40 से 100 जाना है तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी चाहिए। अब 50 से 100 जाना है तो कम काइनेटिक एनर्जी में काम इसका चल जाएगा। जैसे मेरे पास 50 रुपये है, आपके पास 40 रुपये है, आपको कुछ 100 रुपये का सामान खरीदना है, तो हमारे लिए आसान होगा ना, हम 50 रुपये की चीज़ मांग लेंगे और ख़रीद लेंगे, और आपको 60 रुपये मांगना पड़ेगा, तो आपके लिए थोड़ा काम दिक्कत वाला है। देखिए समझिए, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इवेपोरेशन इंक्रीज करता है। अच्छा, हम लोग इवेपोरेशन एग्जाम्पल कहीं और देखते हैं। हम लोग जो कपड़ा सुखाते हैं, ऐसा नहीं कपड़ा सुखाने बाद उसको बॉयल कर देते हैं तो पानी वेपर में चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। इवेपोरेशन की वजह से पानी का कपड़ा सूखता है हम लोग का, उस पर भी बात करेंगे। अच्छा, प्रेशर पे बताइए, प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाने पे क्या इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। देखिए, प्रेशर बढ़ाने पे इवेपोरेशन डिक्रीज कर जाएगा। तो ये तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इवेपोरेशन इंक्रीजेज, जिसमें डायरेक्टली प्रोसेस उसको हम टिक कर दे रहे हैं, मतलब कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर इवेपोरेशन इंक्रीजेज। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर से लिख दे रहे हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इवेपोरेशन, इसको शॉर्ट में करें इवेपोरेशन इंक्रीजेज। यहाँ पे प्रेशर पे क्या होगा कि इवेपोरेशन में क्या हो रहा है, पानी जो है, पानी ऊपर जा रहा है, लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है। अगर हम प्रेशर बढ़ा दें, यानी प्रेशर बढ़ाना मतलब फोर्स बढ़ाना, प्रेशर बढ़ा दें तो कुछ प्रेशर ऐसा लग रहा है पहले नॉर्मल, अब प्रेशर हम बढ़ा के इसको एक प्रेशर लग रहा है, प्रेशर बढ़ा के हम 2 3 4 प्रेशर लगा दे, मतलब पहले 1 ATM में प्रेशर 2 ATM कर दे, तो इसको पानी ऊपर जाने से तो इसको रोकेगा ना। पानी को गैस में चेंज होने से, पानी को गैस में चेंज होगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाने से इसको रोकेगा। प्रेशर दबाव दे देगा कि तुम भाई ऊपर मत आओ, ऊपर हमारे पास जगह नहीं ऊपर, क्या इसको दबाएगा नीचे कि तुम नीचे मत आओ। यानी हम जब प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो लिक्विड का जो मॉलिक्यूल है गैस के मॉलिक्यूल में चेंज कम होगा, क्योंकि उसको लिक्विड का मॉलिक्यूल, ऐसा क्यों हो रहा है, लिक्विड का मॉलिक्यूल गैस मॉलिक्यूल में चेंज नहीं होने देगा, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उसको चेंज होने नहीं देगा, कहेगा कि तुम अंदर ही रहो। प्रेशर लगाएगा, पहले 1 लग रहा था तो तब ऊपर चला जाएगा, जल्दी जल्दी चेंज होगा। अगर ऊपर हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो चेंज होना मुश्किल हो जाएगा। मतलब इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज करने पे इवेपोरेशन डिक्रीज कर जा रहा है। इस पॉइंट को आप लोग अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे सोचे, कुछ डाउट होगा तो पूछिए। प्रेशर पे कैसे, इसको हम फिर समझा देंगे अगर प्रॉब्लम होगा तो। अच्छा, सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा इवेपोरेट होगा। उसको समझिए कि पहले इतना मॉलिक्यूल के पास 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, अब इतना वाटर मॉलिक्यूल के पास ज़्यादा टेम्परेचर होगा। अच्छा, हम लोग इसका तो कॉमन ही समझ सकते हैं। कपड़ा क्या हम लोग पूरा खुला करके, ऐसा कपड़ा को मोड़ के हम लोग पसारते हैं नहीं, कपड़ा पूरा खुला करके पसार देते हैं, पूरा जितना फैल सके फैला देते हैं, उसको पसारते हैं,
उसको पूरा बिछा देते हैं, जल्दी सूख जाता है। क्यों? क्योंकि पहले मान लीजिए इतना एरिया था, तो इतना पास 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, तो इतना ही अंदर से मांगेगा कैंडिडेट, जो ऊपर जाएगा। अब इतना के पास चला गया, तो इतना जल्दी पहले इतना पानी चेंज हो जा रहा था गैस में, लिक्विड से गैस में। अब कितना होगा? इतना पानी लिक्विड से गैस में चेंज हो जाएगा, मतलब इतना का इंक्रीज हो गया। तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने से इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा। लास्ट टॉपिक है ह्यूमिडिटी। समझते हैं हम ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी मतलब हमारे एयर में, हम लोग इस पर बात किए, एयर में वाटर है वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। तो कुछ एक प्रॉपर है कि इतना फिक्स है, हर जगह का फिक्स है कि एयर में इतना। आप लोग ह्यूमिडिटी नाम सुनेंगे, वेदर का खोलिएगा ना एप्लीकेशन में गया, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी बताया रहता है कि इस शहर का ह्यूमिडिटी इतना है, बरगढ़ का कितना ह्यूमिडिटी है, पटना का इतना ह्यूमिडिटी है, हर जगह अलग अलग होता है। ह्यूमिडिटी मतलब हमारे एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में कितना वाटर का परसेंटेज है। तो अगर ह्यूमिडिटी बढ़ा दें, ह्यूमिडिटी बढ़ाना मतलब वाटर वेपर का परसेंटेज बढ़ा दे एयर में, तो पहले ही वाटर वेपर है हमारे एटमॉस्फेयर में, पहले ही वाटर वेपर है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, पहले वाटर वेपर है। और अगर वाटर वेपर और बढ़ा दें हम, तो भाई नीचे वाला वाटर वेपर क्यों लेगा? उसके पास तो पहले ज़्यादा डेंसिटी है, मेरे पास पहले ही ज़्यादा रुपया है, मेरे पास पहले ही ज़्यादा रुपया है, तो आपसे रुपया हम क्यों लेंगे? नहीं लेंगे। इसको आप लोग अच्छे समझिए। ह्यूमिडिटी समझिए ना, ह्यूमिडिटी क्या आता है? ह्यूमिडिटी मतलब हमारे एयर में कितना वाटर मॉलिक्यूल है, वेपर के फॉर्म में। इसी पानी हो गया, जिसको तो इवेपोरेट होना है। ये हमारा हो गया एटमॉस्फेयर, इसमें कुछ मान लीजिए ये हो गया वाटर वेपर हो गया। ये पहले का वाटर वेपर था, नॉर्मल। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? ये लिक्विड चेंज हो जा रहा है वाटर वेपर में, ठीक है, अब चेंज हो जा रहा है। लेकिन हम ऐसा करें कि वाटर वेपर बढ़ा दे, मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ा दे, पहले बढ़ा दे, तो अब जो चेंज होगा, क्या अभी भी चेंज होगा? लिक्विड होगा वाटर वेपर में चेंज। तो ऊपर तो भाई डेंसिटी ज़्यादा है, जगह कम ना है, तो ऊपर क्यों जाए? इसको आने देगा। ये तो एक चला गया, दूसरा चला गया, तीसरा आ गया। अब तो थोड़ा जगह फुल होने वाला है, जगह कम बच जाएगा। तो जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा, ये देखिए मॉलिक्यूल ऊपर जाने का जगह कम जाएगा। तो ऑन इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी इवेपोरेशन डिक्रीजेज। हम लोग इतना पे बात कर लिए। हम लोग यहाँ पे अब इवेपोरेशन ख़त्म कर चुके हैं। जो पॉइंट हम लोग डिस्कस किए उसी को यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में लिख दिए, बस इसको आप लोग लिख लेना। हम लोग ह्यूमिडिटी पे बात की। ह्यूमिडिटी क्या आता है? ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। एयर में हमारे में कुछ वाटर वेपर प्रेजेंट है, उसी को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन डिफिनिट अमाउंट ऑफ वाटर एट गिवन टेम्परेचर। कोई टेम्परेचर टी है, उस पर कुछ एयर जो है कुछ वाटर वेपर अपने होल्ड करता है, वो कांस्टेंट है, उससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता है। एक डिफरेंट टेम्परेचर, कहीं पे यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, उससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता है। अगर वाटर कुछ डिफरेंट टेम्परेचर पे एयर में ऑलरेडी हाई अमाउंट में वाटर है, तो अब तो हाई अमाउंट में वाटर वेपर है, अब तो आपसे वाटर वेपर नहीं लेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है if the amount of water vapor in the air is already high, the rate of evaporation decreases। क्योंकि इवेपोरेशन में क्या होता है? लिक्विड से गैस में चेंज होता है, मतलब वाटर किस में चेंज होता है? वाटर वेपर में। अगर एयर में ऑलरेडी वाटर वेपर का हाई अमाउंट है, तो नीचे से वाटर वेपर नहीं लेगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी एक कांस्टेंट है, ह्यूमिडिटी उससे ज़्यादा नहीं हो सकता एट गिवन टेम्परेचर। इस पॉइंट को ठीक से लिख लेना। अच्छा, एक और हम लोग बात कर रहे हैं, आप लोग को होमवर्क रहेगा कि जब हवा तेज़ चलती है तो विंड स्पीड में, मतलब हवा बहुत तेज़ चल रहा है, तो कपड़ा जल्दी क्यों सूखता है? कौन सा रीज़न है उसमें से? क्या रीज़न है कि कपड़ा जल्दी सूखता है? उसको पता करके आना है। इस पॉइंट को अच्छे से आप लोग लिख लीजिए। सरफेस एरिया वाला क्यों लिखे? तीसरा पॉइंट, सरफेस एरिया आप लोग समझ गए होंगे कि सरफेस एरिया में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इतना इवेपोरेशन हुई है सरफेस फेनोमेनन। इसको आप लोग लिख लेना। अच्छा, अपनी भाषा में भी लिखना है, जितना समझे इंग्लिश में हम जो लिखा है वो लिख लीजिए, और अपनी भाषा में भी लिख लीजिए। ठीक है, बाय, थैंक यू।